नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साइमन थॉमस। डॉक्टर साइमन थॉमस जो एक नाम रोबोटिक सर्जरी में पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष की परिधि को चीर वैश्विक रूप से जाने जाने वाला नाम है। ना जाने हजारों ऑपरेशन उन्होंने सफलता से किए। वर्तमान के अंदर वो डायरेक्टर हैं रोबोटिक सर्जरी के मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में, जिनका प्रोफाइल, जिनका जीवन सेवा और समर्पण के साथ का जीवन है। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के प्रोफेशन को सार्थक करते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशंस हुए हैं उनकी, कई उनकी बुक्स ऐसी हैं जो हजारों लाखों लोगों ने पढ़ी हैं, लिखते हैं। और जीवन में जो भी नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, एल्बो रिप्लेसमेंट, जो चीज़ें हैं उसके बारे में बहुत सूक्ष्म रूप से अपने आने वाले लोगों को बताते हैं। विश्व के अंदर भारत की मेडिकल अप्रोच क्या रहती है, वैश्विक फोरम पर उसको रखने में भी डॉक्टर साइमन थॉमस माहिर हैं। और एक बार नहीं, ना जाने कितनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में वो भारत की मेडिकल अप्रोच को वैश्विक पटल पर रख चुके हैं। आज ऐसे ही डॉक्टर साइमन थॉमस से हम मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत समय से मन था ऐसे डॉक्टर से बात करने के लिए जो सेवा में समर्पित हो। डॉक्टर प्रोफेशन तो सेवा का प्रोफेशन है, तो आज इसी चीज़ को लेकर, लेकिन लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है हेल्थ सर्विसेज, तो इन सब चीज़ों को लेकर आज बात करेंगे डॉक्टर साइमन थॉमस से जो हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं कि मैं इन सब इतने बड़े बड़े वर्ड्स का अधिकारी हूँ कि नहीं, लेकिन आपने मुझे अपने मंच पर बुलाया, अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया, तो मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एंड आई होप कि आपके जो भी लिसनर्स हैं, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं, उनको जो आप लिख के लाए हैं इतनी बड़ी लिस्ट, उसको मैं आपकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से सॉल्व कर सकूँ या उत्तर दे सकूँ। एक्चुअली ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, ये मैंने नहीं लिखे हैं। जो कमेंट में जो फीडबैक पब्लिक की रहती है, तो उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। पहले तो क्योंकि आज घुटने की परेशानी जो है, नी प्रॉब्लम बहुत छोटी उम्र में भी होने लगी है, तो इसी के लिए हम सबसे पहला सवाल है कि हाउ टू कीप नी हेल्दी, घुटनों को स्वस्थ हम कैसे रखते हैं। देखिए, आजकल जो सबसे बड़ी बात जो सोशल मीडिया पे, इनफैक्ट पूरी दुनिया में जो बात हो रही है वो है प्रिवेंशन। पिछले 50 साल या मे बी पिछले 100 साल में मेडिकल साइंस ने जो प्रगति करी है वो ट्रीटमेंट में करी है, लेकिन अगले 50 साल, 100 साल, शायद अगले 1000 साल प्रिवेंशन पे होंगे। तो अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि घुटने की प्रॉब्लम्स या कूल्हे की प्रॉब्लम्स बढ़ नहीं रही हैं। हमारी उम्र, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी या जीने की संभावना बढ़ेगी, उम्र के साथ साथ आने वाली प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगी। सो सबसे पहला काम हमें इन ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी। वो शुरुआत एक मिडिल लाइफ से होगी या एक एडोलेसेंट लाइफ से होगी। 15-18 साल की उम्र के बाद एक्चुअली जैसे ही क्या कहते हैं आपका शरीर आपके फ्रेम में नहीं आ रहे वो। सो ये मैं दोबारा से ही बोलता हूँ जी। सबसे पहली बात ये है कि पिछले 50 साल, 100 साल में मेडिसिन आएगी। हाँ, वॉइस तो आएगी जी। अगेन रोल करते हैं यहीं से, अगेन रोल। सबसे पहले तो मैं बात बताऊं कि घुटने की प्रॉब्लम्स बढ़ नहीं रही है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। सो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के साथ साथ जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कुछ घुटनों की, बोन्स की, हार्ट की, दांतों की कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। सो पिछले 100 साल में मेडिसिन ने जो प्रगति करी है वो बेसिकली ट्रीटमेंट पे करी है, इलाज कैसे करना है, लेकिन अगले 100 साल प्रिवेंशन पे बात होगी। सो आज बात करते हैं प्रिवेंशन की। सो अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स, हड्डियों के रूप में बचना है 50 साल की उम्र में, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी जब आप 15 साल के, 20 साल के। पौष्टिक आहार लेना, डाइट को मेंटेन रखना, बैलेंस रखना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन डी, मिनरल्स, ये सब एक संतुलित मात्रा में लेते रहना, नियमित रूप से एक्सरसाइजेस करना, बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करना, हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्चुअली खेल कूद को भी थोड़ा टाइम देना।
देखो आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ है कि कई प्रोफेशनल्स लोग ये सोचेंगे डॉक्टर साहब मैं 2 घंटे तो भाग ही नहीं सकता, 1 घंटा तो मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। मैं उनसे बोलता हूँ कि आप 1 घंटा ना करें, आप 15 मिनट एक्सरसाइज करें, लेकिन हर रोज़ करें। नहाने से पहले, अपने ऑफिस जाने के बाद, आने के बाद कुछ सिंपल एक्सरसाइज जैसे कि एक्चुअली कुछ पुशअप्स, कुछ सिंपल योग की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करना, इन सब चीज़ों से क्या होता है बॉडी का लचीलापन, उनका स्ट्रेचेबिलिटी मेंटेन रहती है। ये एक छोटा सा फिक्स डिपॉजिट है जो आज आप डाल रहे हैं और इसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा जब आप एक्चुअली 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे। जो बॉडी के अंदर स्टिफनेस रहती है, जैसे मैन टू मैन वेरिएट होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन स्टिफनेस तो आती है। तो स्टिफनेस में और पेन में मतलब क्या उसको डिफ्रेंशिएट करें कि क्या हमें ये प्रॉब्लम है, सिर्फ स्टिफनेस है, रीजन्स ऑफ स्टिफनेस इन जॉइंट क्या रहता है? बेसिकली एक रबर बैंड आप लें तो कुछ रबर बैंड बहुत लंबा खींच जाता है, कोई रबर बैंड छोटा सा खींचता है, यानी कि जो रबर बैंड कम खींचता है वो ज़्यादा स्टिफ है। वैसे आप देखेंगे कि जोड़ जो है वो उसके आसपास की मांसपेशियाँ और लिगामेंट बेसिकली ये जोड़ को मूवमेंट अलाउ करते हैं। जब हम थोड़ा यंग होते हैं तो मांसपेशियों में और लिगामेंट में बेसिकली स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होती है। एज के साथ साथ जो उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज आता है, जिसकी वजह से वैसे तो मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब की जो वॉइस है ना डॉग्स ये की, तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये आएगी आपको। नहीं वो मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगा जी सॉफ्टवेयर से ना, हो सकती हो जाएगी। और आप दोबारा उस सवाल पूछिए, स्टिफनेस और इसका इससे हमारा वो एक्चुअली दिस इज वेयर क्लोज रूम में ना एक्चुअली ये सब नहीं होगा, तो हम अर्ली मॉर्निंग करेंगे। ये तो जस्ट रीजन्स ऑफ स्टिफनेस इन जॉइंट, जो स्टिफनेस है आज जनरली रहता है कि स्टिफनेस है, स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को स्ट्रेच होनी चाहिए, स्टिफनेस किस वजह से रहती है, तो क्या उसके रीजन है स्टिफनेस के लिए, उसी पे हम बात करें। देखिए जोड़ जो है दो बोन्स का एक मिलन है, उसके आसपास लिगामेंट्स और मसल्स होते हैं जो बेसिकली जोड़ की मूवमेंट अलाउ करते हैं। अब आप दो रबर बैंड लें, एक थोड़ा ढीला सा होता है, एक थोड़ा टाइट सा होता है। जो ढीला रबर बैंड है लंबा स्ट्रेच होता है और जो टाइट रबर बैंड है ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है। तो वैसे ही लिगामेंट्स और मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी से जॉइंट की स्टिफनेस का आइडिया लगता है। जब हम यंगर एज में होते हैं 20s में, 30s में, अर्ली 40s में, तब क्या होता है आपकी लिगामेंट और मसल्स के अंदर की स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जोड़ ज़्यादा मूव करता है। बट ओवर अ पीरियड टाइम वी रियलाइज कि हमारे जो लिगामेंट्स और जो मसल्स हैं उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेचेबिलिटी कम होती जाती है और जो जोड़ बहुत ज़्यादा मूव कर रहा होता है धीरे 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 करके कम मूव करता है। सो इसी को हम एक्चुअली स्टिफनेस बोलते हैं। अब स्टिफनेस आर्थराइटिस या जोड़ की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टिफनेस में सिर्फ मूवमेंट कम होती है, उसमें पेन नहीं होता। और स्टिफनेस को आप आने से कुछ हद तक रोक सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं बाय बीइंग एक्टिव। सेडेंटरी लाइफ जो बिल्कुल डेस्क वर्क करते हैं, बिल्कुल बाहर की एक्सर्शन नहीं होती, दौड़ भाग बिल्कुल नहीं है, उनकी मांसपेशियाँ टाइट होती जाती है। अगर आप टाइम रहते योग का उपयोग करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, कुछ लेडीज़ पिलाटेस जाती हैं, एरोबिक्स करते हैं, वो जितना ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं उतना ही लिगामेंट और मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी मेंटेन रहती है। आजकल छोटी उम्र में भी घुटनों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसमें जनरली लोगों को सोच ये बनी हुई है कि वुमेन के अंदर ये ज़्यादा है। तो क्या ऐसा है कि वुमेन में कंपैरेटिवली टू मेल ज़्यादा ये रेशो रहती है, और इसका क्या कारण रहता है कि छोटी उम्र में भी ये प्रॉब्लम होने लगती है? ये छोटी उम्र ना सर एक बड़ा रिलेटिव टर्म है। अगर आप अपने दादाजी की टाइम की बातें याद करें तो जब आप 6-7 साल के होंगे तो आपके दादाजी 50 साल के होंगे या शायद उससे छोटे ही होंगे, लेकिन आपने उनको हमेशा बुजुर्ग समझा है, समझा है दादाजी तो बहुत उम्र है। आज का 50 साल का आदमी अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझता। तो जब आप छोटा उम्र बोलते हैं तो 30-40 के लोगों की बात करते हैं या 50 की बात करते हैं, जानना ज़रूरी है, क्योंकि उम्र से लोगों को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। 25 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले एक्चुअली 50 साल का आदमी सोचा यार अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब तो मुझे घर के आसपास घूमना है, 5-6 साल में 10 साल में रिटायरमेंट हो जाएगी, आराम से बैठूंगा। अब का 50 साल का आदमी या लेडी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहते हैं,
फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, बच्चों की शादी हो चुकी है, होने वाली है, वो भी अपना सेटल हो रहे हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में इतना अब सब कुछ कर चुके हो, देख चुके हो, आप चाहते हो आप अपने लिए टाइम चाहना। तो ये उम्र एक रिलेटिव टर्म है। प्रॉब्लम तब भी थी, प्रॉब्लम अब भी है, प्रॉब्लम बढ़ी नहीं है। लेकिन आज का 50 साल का बंदा अपने घुटने की, अपने जोड़ के प्रॉब्लम की दिक्कतों का सॉल्यूशन चाहता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरी उम्र हो गई, अब तो मेरे को ऐसे जीना है। वो चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इट इज़ नॉट दैट द प्रॉब्लम हैज़ इंक्रीज, इट इज़ द एटीट्यूड विच हैज़ चेंज। सो आपका सोचने का तरीका चेंज हो गया है। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत जाते हैं, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, मुझे घूमने जाना है, मेरे को यहाँ पे ये करना है, अब क्या करना है? तो मैं ये उनसे बोलता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जो है प्रिवेंटिव मेजर नहीं है। आप एक्सरसाइज, मेडिसिन, उसके अलावा थोड़ी जेंटल थेरेपी करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों को अर्ली फॉर्म में ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अब कहें लेडीज़ की बात, लेडीज़ एक्चुअली अपने जीवन में बहुत कुछ सहती हैं, सामाजिक तौर पर ही नहीं, अपनी बॉडी के थ्रू। डिलीवरी, प्रेगनेंसी, इनमें लेडीज़ के शरीर पर बहुत ज़्यादा टोल पड़ता है। 45 की उम्र के बाद जैसे ही मेनोपॉज शुरू होता है, वैसे बॉडी के हार्मोन्स का जो लेवल है, जो बैलेंस है, वो चेंज होता है। ईस्ट्रोजन जो लेडीज़ का सबसे बड़ा हार्मोन है, जो लेडीज़ के बहुत सारे ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जनरल बॉडी हेल्थ की हेल्प करता है, वो सब कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ईस्ट्रोजन कम होना शुरू होता है बॉडी में, वैसे ही लेडीज़ के शरीर में बहुत चेंजेस आते हैं। साइकोलॉजिकल चेंज आते हैं, मेंटल चेंज आते हैं और बॉडी चेंजेस आते हैं। बॉडी चेंज में सबसे बड़ा चेंज आता है कि बॉडी के अंदर जो हड्डी के अंदर जो कैल्शियम हर रोज़ जाता है और हर रोज़ कुछ कैल्शियम निकलता है, उसमें से वो बैलेंस को चेंज करता है। यानी कि बॉडी के अंदर जो हम खाने वाला कैल्शियम यूज़ करते हैं, जो चाहे वो टैबलेट से लें, चाहे वो हम डाइट में लें, वो कैल्शियम बोन्स के अंदर जाना थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए लेडीज़ की बोन डेंसिटी जो है कम होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा एक बड़ी बात कि 30 से 50 साल की उम्र तक लेडीज़ भूल जाते हैं कि उनका शरीर भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चों में, हस्बैंड में, फैमिली में, इन लॉज में वो इतना बिजी हो जाते हैं कि बाय द टाइम दे रियलाइज़ कि एक्चुअली मेरा शरीर भी कुछ है, मुझे भी ज़रूरतें हैं, तब तक एक्चुअली शरीर जवाब देना शुरू कर रहा होता है। सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम्स लेडीज़ को ये दिक्कत होती है, और हेल्दी लाइफस्टाइल ना मेंटेन करना, जो कि लेडीज़ के ऊपर एक बंदिश भी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए एक्चुअली वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं और एक्चुअली शरीर उनको प्रॉब्लम देता है। मैं अगर 10 पेशेंट देखता हूँ नी पेन के साथ में, तो मैं आपको बड़े आराम से बोल सकता हूँ कम से कम 8 लोग लेडीज़ हैं। विमेन आर मोर अफेक्टेड बाय ऑस्टियोआर्थराइटिस। सिर्फ 2 यानी कि 20% लोग ऐसे होंगे जो कि जेंट्स होंगे। सो लेडीज़ को अपना ध्यान शुरुआत से रखना चाहिए। बाय द टाइम देयर 20s में, 30s में, जब वो चाइल्ड बेयरिंग शुरू कर रही हैं, फैमिली शुरू कर रही हैं, तब से अपने शरीर का, अपनी बोन्स का और अपनी बॉडी का ध्यान रखें। देखिए, डॉक्टर साहब से कंटिन्यू हमारी वार्ता जारी रहेगी, और जो भी पर्सन उनके सामने आ रहा है, जिस तरीके से उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत ही, आज हम एज की बात करते हैं तो ये सच्चाई है कि आज 50 साल का जो व्यक्ति होता है वो युवा है कहलाता है, 55 साल का भी युवा तुर्क बना रहता है। और उसके बाद क्या है कि बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, बाल हम कलर हो जाते हैं, ऐसी सब चीज़ों से जो एज 50 साल की उम्र में एक व्यक्ति दादा बन जाता था, आज 50, 35 और 40 वर्ष की उम्र में तो शादियां हो रही हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि दे आर यंग। तो एज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन आया है, उससे ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन प्रॉब्लम पहले भी रही है। रही महिलाओं की बात, तो पूरा साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर साहब ने उसको बताया कि किस प्रकार महिलाओं को ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि 80% केसेस जो वर्तमान में आते हैं वो महिलाओं के होते हैं, और महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और महिला शक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। बहुत सुंदर प्रारूप में डॉक्टर साहब से हमारी चर्चा ये जारी रहेगी। मैं कैन लाइफस्टाइल चेंजेस इम्पैक्ट नी पेन? क्या लाइफस्टाइल को बदलने से, परिवर्तन करने से नी पेन जैसी कुछ क्वेश्चन मेरे मिलते जुलते हैं, आप उसको समराइज भी कर चुके हैं कई चीज़ों को, लेकिन फिर भी जो जिस तरीके से मेरे पे इनपुट आया है वो आपके समझ रख रहे हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल को परिवर्तन करने से इस चीज़ से हम बच सकते हैं। अच्छा सवाल है। मैं हर पेशेंट से बोलता हूँ कि एज अल्टीमेटली आपको कैच करेगा। वक्त को आप रोक नहीं सकते, स्लो डाउन कर सकते हैं।
और लाइफस्टाइल से आप टाइम को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पौष्टिक, जैसे मैंने पहले बोला, पौष्टिक आहार, बैलेंस डाइट, एक्टिविटी को एक्चुअली बैलेंस में रखना, सिर्फ डेस्क जॉब ना करना। काफ़ी लेडीज़ को लगता है कि वो बच्चों को देखती हैं, हस्बैंड को देखती हैं, भाग दौड़ रहे हैं घर में भाग दौड़ करना, घर में मेहनत करना, घर में पोछा लगाना एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज वो है जो कि आपकी हार्ट रेट को बढ़ाता है कम से कम 20 से 30% आपकी बेसल लेवल से, जिससे आपका कैलोरी जो बर्न होती है वो ज़्यादा होती है, आपको थोड़ी स्वेटिंग होती है। और तो वो एक्सरसाइज जो आपके हार्ट को स्टिमुलेट करता है वो भी एक्सरसाइज में गिना जाएगा। इसके अलावा कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं जब एक्चुअली आपको छोटा मोटा पेन हो। इनफैक्ट मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आपको मैं वो वीडियोस शेयर भी करूँगा, जो आप अपने यूट्यूब चैनल में भी उसको एक्चुअली दे सकते हैं अपने व्यूअर्स को। ये करने से काफ़ी हद तक एक्चुअली नी पेन्स या बोन पेन से बचा जा सकता है। एक और चीज़ मैं बताऊँगा, बाय द टाइम यू आर 35 मे बी यू आर 40, आपकी शादी हो चुकी है, आपका साल में एक बार बर्थडे आता है, तो ये 2 ओकेजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम अ कपल पॉइंट ऑफ व्यू और एक एज एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। सो एवरी बर्थडे आप अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए, एक जनरल बॉडी चेकअप करा लीजिए, उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें कुछ हार्मोन्स, वाइटामिन वगैरह के टेस्ट हो जाएंगे। अगर कुछ कमी पेशी है तो साल में एक बार वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि कई पेशेंट को ये भी नहीं पता होगा डायबिटिक हैं, कई पेशेंट को ये नहीं पता होगा थायराइड है, कि डॉक्टर साहब कभी हमने चेक ही नहीं कराया, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं। मैं कितने किडनी पेशेंट्स को जानता हूँ जो कि एक्चुअली सिर्फ किडनी की प्रॉब्लम से इसलिए ग्रसित हुए क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर सालों से था, उनको पता ही नहीं था। तो दीज थिंग्स आर साइलेंट किलर्स। सो आपके बर्थडे और आपके एनिवर्सरी वाले दिन अपने आप को और अपनी पत्नी को एक गिफ्ट दीजिए, एक जनरल बॉडी चेकअप का, मेरी ज़रूरत पड़े तो एक किसी फिजिशियन से मिलने का। और ये सब कर लेंगे तो एक्चुअली काफ़ी प्रिवेंटिव मेजर रहेगा। इस सवाल का मैं दोबारा जवाब दूंगा, आप वक्त को रोक नहीं सकते, लेकिन आप वक्त को स्लो डाउन यानी कि धीमे ज़रूर कर सकते हैं। वक्त को रोक नहीं सकते, वक्त को धीमा किया जा सकता है आपकी प्रिवेंशन से। बहुत ही सुंदर प्रारूप में डॉक्टर साहब से हमारी चर्चा यूं ही निरंतर यूं ही जारी रहेगी। जिस प्रकार उन्होंने बताया कि अगर आपको बर्थडे पे आप क्या गिफ्ट अपने आप को दे सकते हैं, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि हमने भी ये देखा बहुत सारे लोगों को, एक लोग को नहीं, कि पहली बार उन्होंने अपना शुगर टेस्ट कराया और उनकी शुगर 450। तो इस तरीके की जब शुगर है तो वो आज उन्होंने टेस्ट कराया तो अभी तो 450 नहीं है, ना जाने कब से चली आ रही है। तो अगर रूटीन चेकअप रहता है तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि क्या घुटनों का दर्द कूल्हे की प्रॉब्लम का साइन है? सिंबल ऑफ हिप प्रॉब्लम? 99% तो घुटने का पेन घुटने से ही आता है, लेकिन ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है। बहुत सारे स्पेशली बच्चों में ऐसा होता है, कुछ कूल्हे की ऐसी प्रॉब्लम जो बच्चों में होती है या अर्ली एडोलेसेंस में होती है, जिसमें कि एक्चुअली बच्चे घुटने में पेन बताते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कूल्हे में होती है। लेकिन जब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ की खिसावट की प्रॉब्लम हम बात करते हैं, तो मेनली घुटने की प्रॉब्लम घुटने में ही पेन जनरेट करती है। और यूजली पेशेंट बोलते हैं कि मेरे घुटने के अंदर वाले भाग में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये पेशेंट्स और बताते हैं कि हमें नॉर्मल चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, हम सिर्फ सीढ़ी चढ़ने में और कई बार सीढ़ी चढ़ने से ज़्यादा उतरने में दर्द हो रही है। तो ये अर्ली साइंस है, बट आमतौर पर हिप पेन यहाँ पे ग्रॉइन रीजन में पेन देता है और नी पेन एक्चुअली नी में। एक जनरल साइकोलॉजिकल बनी हुई है कि क्या जो ओल्ड एज है, एक्चुअली जो प्रॉब्लम ये होगी वो एज के साथ ही होती है, क्या ओल्ड एज में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ठीक है कराना? देखिए, मैं आपके पूरे इंटरव्यू में ये बता रहा हूँ कि एज सिर्फ एक नंबर है। 50, 60, 70 से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे मेरे पास इस सवाल के मेरे पास जो 2 जवाब है। अगर आप अभी आज 60 के हो और आप सोचते हो कि मैं थोड़ा और उम्र के साथ ऑपरेशन कराऊंगा, तो ये सोच एक नकारात्मक सोच है, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में आप सबसे यंग हो, कल थोड़े और एज वाले होंगे और बस थोड़े और एज। अगर आपको सख्त में ज़रूरत है तो आप कराइए सर्जरी, क्योंकि सर्जरी करने से लाइफ अच्छी हो जाएगी, पेन चला जाएगा और एक 60 साल का आदमी या लेडी एक 70 साल के आदमी या लेडी से या एक 80 साल के बुजुर्ग से कहीं ज़्यादा इस घुटने को एंजॉय कर सकते हैं।
सो अगर आपका सिर्फ घुटना या कोई एक जॉइंट तंग कर रहा है और आप इसको सिर्फ ये सोच के टालते हो कि थोड़ी उम्र और हो जाए उसके बाद हम कराएंगे, तो एक्चुअली आप अपनी लाइफ का एक अच्छा टाइम खो रहे हैं। ऑपरेशन तो 95 साल की उम्र में भी हो सकता है, लेकिन आप खुद सोचो कि ये नी रिप्लेसमेंट गाड़ी के टायर चेंज करने की तरह है। इसमें अगर आप एक चलती फिरती गाड़ी में टायर चेंज कराते हो तो गाड़ी सही से भागती है, आप सोचते हैं क्या आनंद आ गया। पुरानी गाड़ी में जितना मर्जी बढ़िया टायर लगाओ, आपको लगेगा गाड़ी वैसे तो बेटर चल रही है, वो बात नहीं। तो जो पेशेंट मेरे पास साथ में आता है सर्जरी के लिए या इसको ट्रीटमेंट के लिए, उसकी डिमांड होती है कि मैं दौड़ भाग पाऊँ, मैं बच्चों के साथ जाऊँ, मैं बाहर वर्ल्ड टूर पे जाऊँ। 80 साल का या 85 साल के लोगों में भी हम ऑपरेशन करते हैं, उनकी सेफ्टी असेस करते हैं, ये देखने के लिए भी ऑपरेशन से उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। और जब हम ये असेस कर लेते हैं कि ऑपरेशन करने से इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको 19-20 का फ़ायदा होगा, तभी हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद एक 85 साल का आदमी सिर्फ घर नहीं चलता है, पेन ज़रूर चला जाता है, लेकिन चलने की स्पीड में कई बार बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, चाल की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सो जो आप सर्जरी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो आपके अपने गोल्स ये सर्जरी से या ये ट्रीटमेंट से मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, क्योंकि 80 साल की उम्र में डिमांड्स अलग हैं, रिक्वायरमेंट अलग है और उसका रिज़ल्ट भी अलग है। 60 और 50 साल की उम्र में जो ट्रीटमेंट है, जो उसका डिमांड है और जो उसका रिज़ल्ट है, वो टोटली अलग है। सो डोंट कंपेयर। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उम्र इसमें मायने नहीं रखती, नी रिप्लेसमेंट 80 साल की आयु में भी हो सकता है, 85 साल की आयु में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसकी समस्या से गुजर रहे हैं तो उसका निदान तुरंत हो। वो 60 साल की उम्र भी हो सकती है, वो 65 साल की उम्र भी हो सकती है और वो 55 वर्ष की आयु भी हो सकती है। तो मेन ये है, और इनका स्ट्रेस मेन इस चीज़ पर है कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जीकर उस चीज़ से बचें, प्रिवेंशन आपके जीवन में हो। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत है तो उसमें उम्र आप उसको आगे खींचे ना, उम्र समय पर कराएंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट आएंगे, ज़्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि नी रिप्लेसमेंट के अंदर भी कई प्रकार की घुटने लगती हैं और जैसे हार्ट में स्टंट चलता है तो उसकी भी ये मेडिकल कोटेड है, ये ऐसे है, कहीं कहीं जैसे ब्रांड्स कहीं चलते हैं और उसका रेट का भी बड़ा डिफरेंस रहता है। तो जनरल पब्लिक के अंदर ये है कि अगर हम नी रिप्लेसमेंट कराने की हमारी स्टेज आती है या हमारे पेरेंट्स को आती है, हम जाते हैं और डॉक्टर हमें कहते हैं, तो हम कौन सा नी को सजेस्ट करें कि भाई ये आप हमारे को कर दें, और उसमें क्या उसमें थोड़ा रहता है, डिफरेंस रहता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ मुझे एकदम से मेरे दिमाग में मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं 20 पेशेंट्स देखता हूँ ओपीडी में, उसमें से 1 या 2 पेशेंट सर्जरी के निकलते हैं, तो सर्जरी इतनी कम होती है। तो कई लोग हमसे बात करने में घबराते हैं या मेरे से डॉक्टर के आने में घबराते हैं कि यार ये तो ऑपरेशन ही बोलेंगे, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत खुशी से बोलता हूँ कि जब हम पेशेंट्स को देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को एक्चुअली सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी की रिक्वायरमेंट बहुत कम लोगों को है, लेकिन जिन लोगों को है उनको है। अब बात करते हैं घुटने की। काफ़ी पेशेंट्स की डिमांड होती है कि हम आलती पालती मार के बैठ पाएंगे, हम नीचे बैठ के एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। अब देखो, अब जो भी घुटने हम करते हैं उसमें हाई फ्लेक्शन यानी कि घुटने में आलती पालती मारने की क्षमता हर नी में है। अभी स्टैंडर्ड है, जैसे 20-25 साल पहले एयर बैग्स, स्पेशल तरह के जो ABDs जो ब्रेक्स होते हैं स्पेशल तरह के, वो सिर्फ हाई एंड गाड़ियों में होते थे। जो छोटी गाड़ियाँ होती थी उनमें ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उनमें सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ था। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों को और सरकार को रियलाइज़ हुआ, सरकार हमारी नहीं वर्ल्ड ओवर सरकार को रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड है, हर गाड़ी के अंदर एक एयर बैग होना चाहिए। वैसे ही आलती पालती मारने की क्षमता, घुटने को बहुत अच्छा मोड़ने की क्षमता आज की डेट में हर इम्प्लांट में है। ऐसा कोई भी इम्प्लांट नहीं जो कि आलती पालती मारना अलाउ करेगा कि। अब पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं मार पाऊँगी कि नहीं, तो मैं हमेशा पेशेंट से बोलता हूँ ये आपके अपने घुटने की क्षमता के ऊपर है। अगर सालों से आप सर्जरी को अवॉइड करते हैं और आपका घुटना अभी भी कम मुड़ रहा है, तो ऑपरेशन के बाद उतना ही मुड़ेगा या उससे थोड़ा ज़्यादा मुड़ेगा, क्योंकि घुटने की जो मूवमेंट ऐसे होती है, उसके ऊपर एक मांसपेशी होती है, जिसे क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। जब एक घुटना इतना मुड़ता है तो क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशी इतनी ज़्यादा स्ट्रेच होती है। अब सालों से आपका घुटना सीधे से इतना मुड़ा है तो क्वाड्रिसेप्स इतना ही स्ट्रेच होगा।
ऑपरेशन के बाद ओटी टेबल पे तो पूरा मुड़ जाता है, लेकिन जो मैंने पहले बात करी थी लचीलेपन की, स्टिफनेस की, वो जॉइंट अब इतना स्टिफ हो गया है कि जॉइंट स्मूथ तो हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो मांसपेशी और लिगामेंट उसको स्ट्रेच नहीं होने देता। सो इसमें आप जो मर्जी इम्प्लांट लगाओ, मूवमेंट नहीं आएगी। और मैं हर पेशेंट को एक्चुअली ये एग्जाम्पल देता हूँ, आप लेके तो आ गए मर्सिडीज, लेकिन अगर सड़क खराब है तो वो भी गड्ढे में गिरेगी। सो अगर आपकी सड़क अच्छी हो तो मर्सिडीज बढ़िया चलेगी, अगर आपकी मांसपेशियों में स्ट्रेंथ हो तो घुटना पूरा मुड़ेगा। अब मैं एज अ डॉक्टर मैं इसको एनकरेज नहीं करना चाहता कि आप आलती पालती मारें। मैं सिर्फ पेशेंट्स को बोलता हूँ कि देखिए, आप 4 लोगों के साथ जैसे आज पार्क में आए, कहीं गए, किसी के दुख सुख में आपको जाके बैठना पड़ जाए, तो आपको ये ना बोलना पड़े मेरा घुटना रिप्लेस है, मैं नहीं बैठ सकता, आप क्यों बैठिए। लेकिन प्लीज़ इसको हर रोज़ करने की कोशिश मत करिए। आप मर्सिडीज लेके तो आए हो, चल भी 200 पे सकती है, लेकिन हर रोज़ 200 ट्राई नहीं करते हो। जिस दिन आप लेट होते हो, फंस रहे हो, तो उस दिन 200 चलाए तो यार मेरे पास मर्सिडीज है, 200 पे पहुंच जाऊंगा। बाकी हर रोज़ आप 40-50 और सेफ्टी लिमिट में चलाते हो। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल। अब नया इम्प्लांट में और क्या नया इम्प्लांट आया है? बेसिकली पहले जो इम्प्लांट्स आते थे वो कोबाल्ट क्रोमियम करके मटेरियल के होते थे, सारे इम्प्लांट्स बेसिकली। अब जो है बेसिकली हमारे पास टाइटेनियम कोटेड इम्प्लांट्स हैं। उनमें से जो टाइटेनियम नायोबियम ऑक्साइड जो एक मटेरियल है, वो मटेरियल का इम्प्लांट गोल्डन कलर का आता है, उसको गोल्ड इम्प्लांट बोलते हैं, वो है। उसके अलावा एक सिरेमिक का नहीं आता है जिसको जर्कोनियम नहीं बोलते हैं, ठीक है, और ऑक्सीडाइज जर्कोनियम को ऑक्सीनियम बोलते हैं। तो ये इम्प्लांट जो है इनकी सतह बहुत स्मूथ होती है, और जब ये कर्षण करते हैं प्लास्टिक नीचे वाले कंपोनेंट के साथ में, तो इनका वेयर टेक्निकली देखा गया है कि ये कम होंगे। ये लेटेस्ट इम्प्लांट्स हैं, लेकिन इनको आए हुए मार्केट में 20 साल ही हुए हैं। कंपनीज ये दावा करती हैं कि ये इम्प्लांट्स 30 साल चलेंगे, लेकिन हम अपने पेशेंट्स को अभी भी कॉन्फिडेंटली जो बोलते हैं वो 15-20 साल बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर मैं कोट ना किया जाऊँ, मैं एक्स्ट्रापोलेट करना चाहूँ और अच्छे मन से बोलूँ, तो मेरी उम्मीद है ये 20 से 25 साल चलेंगे। उसका कारण है, मैं डॉक्टर शेखर अग्रवाल के साथ 2010 से था, 2025 अब हो गई है। मैं देखता हूँ कि जो घुटने उन्होंने 2004-5 में दिए थे, जो कि इस मटेरियल से नहीं थे, जो कोबाल्ट क्रोमियम मटेरियल से थे, उस मटेरियल के घुटने भी अब 18 साल 20 साल में अच्छा कर रहे हैं। यानी कि थोड़ी बहुत घिसावट है, लेकिन वो मूवमेंट और अच्छा करते हैं, उनमें लूजनिंग नहीं हुई है। सो ये जो नए मटेरियल के इम्प्लांट्स हैं, दे शुड लास्ट मोर देन 30। लेकिन क्योंकि ये बाहर अभी इतना टाइम से यूज़ में नहीं आया है, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है कि हमारे पास एक घुटना ऐसा भी हो सकता है, यही इन घुटनों में से जो 30 साल चले। डॉक्टर साहब ने सारी हमें बातें घुटनों को लेकर, और घुटने जो इम्प्लांट होते हैं उसमें कौन सा नी हम लगवाएं, वो सारा आपने सुना। डॉक्टर साहब, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, क्योंकि आपका इस तरीके का जीवन है और हर आदमी आज हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, चाहता है, जानना चाहता है, और जो डायरेक्ट नॉलेज आपसे मिल जाती है तो उसको लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मेरा अंतिम आपसे प्रश्न है कि यहाँ पर बहुत सारे सर्जन हैं, तो वाई डॉक्टर साइमन? आपने सर बड़ा धर्म संकट में डाल दिया मुझे। आप ये ऐसी है जैसे आप पूछ रहे हैं कि सर आपकी मिठाई क्यों लें। हर हलवाई बोलेगा मेरी मिठाई सबसे बढ़िया है। लेकिन जोक्स अपार्ट, लेट मी गिव अ साइंटिफिक आंसर टू दिस। देखो, एक सर्जरी करना या करवाना अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एक पीड़ा है। इस पीड़े को अपने सर पे उठ लगाने के लिए आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे से क्यों कराएं। मैं आपसे आज बताता हूँ कि आप अपना सर्जन कैसे चूज़ करें। सबसे पहले तो आप देखते हैं अपनी प्रॉक्सिमिटी, आपके घर के पास है कि नहीं, ठीक है। दूसरा, आपका उस सर्जन, उस सर्जिकल टीम से कॉन्फिडेंस। तीसरा, उनकी टीम का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। अब आप देखेंगे कुछ लोग ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में एक तरह से कम 200 सर्जरीज हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे लोग सिर्फ नी, हिप्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हम जो हैं बेसिकली पिछले इनफैक्ट ऑलमोस्ट 20 साल से मैं सिर्फ यही काम ज़्यादा करता हूँ, बाकी और काम छोटे छोटे होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा, मेरा, आपका, मेरी टीम का, इनफैक्ट मेरे पैरामेडिकल स्टाफ का, मेरे सेक्रेटरीज का प्रॉब्लम सॉल्विंग में और ट्रबल शूटिंग में उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। मेरी सेक्रेटरी बॉबी है। कई पेशेंट तो शायद मुझे लगता है मेरे पास आते भी नहीं होंगे, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम बॉबी से पढ़ के सेटल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि वो इतने साल से मेरे साथ है, कुछ चीज़ें वो खुद ही बता देती है।
हालांकि मैं हर चीज़ के पीछे हूँ, मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुँचती है, लेकिन पेशेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस हो गया टीम में कि एक्चुअली वो छोटी मोटी प्रॉब्लम था वो सचिन या बॉबी से बात करके अपनी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ रीएश्योरेंस चाहिए होती है। दूसरी बात, अपना सर्जन चूज़ करने से पहले कई बार आपको अपने क्लोज एरिया से दूर जाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आपको एक ऐसी टीम चूज़ करनी होगी जो कि एक्चुअली ये दिन रात करती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर कोई भगवान न करे कोई दिक्कत आ जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो उस टीम के पास एक प्लान बी है। 99% सारे घुटनों के ऑपरेशन बढ़िया होते हैं, लेकिन 1% कुछ रिस्क होते हैं फ्रैक्चर्स के, मेडिकल प्रॉब्लम्स के, इन्फेक्शंस के, और अगर लिस्ट गिनाऊँ प्रॉब्लम की तो वो भी एक बड़ी है। हालांकि वो कम नंबर ऑफ पेशेंट्स को होता है, 100 में किसी एक को होगा या मे बी 1000 में किसी एक को होगा, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम में आप फंस जाएँ तो क्या आपकी टीम के पास उसका सोल्यूशन है? अगर उस कॉम्प्लिकेशन में उस टीम के पास का सोल्यूशन है, तो वही आपकी टीम है जिससे आपको सर्जरी करानी है, चाहे वो आपके 1 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो आपसे 100 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। ये जो भी आपने बताया उसमें डॉक्टर साइमन थॉमस, हमें तो डॉक्टर साइमन थॉमस क्लिक होते हैं। सर आपका मेरे पे कृपा है। चलिए, ये थे डॉक्टर साइमन थॉमस, और 20-22 वर्ष का इनका अनुभव कंटिन्यू, और एक ही जो नी रिप्लेस